वेलकम बैक। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, जहां पे अब हम नेक्स्ट 1 आवर वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 3 ऑफ दिसंबर 2021। जून 2022 का पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। सो वेलकम बैक। एम आई ऑडिबल, विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ऑल ऑफ यू? ऑल फाइन, थैंक यू। हेलो तपरवतो, यासिर, पल्लवी, पत्रांचा, अर्चना, रितु, गीता, एवरीवन। So we are going to discuss the part 3 और ये वाले part में we are going to take some good questions now. Let's talk about them. So शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, there is certain changes that we have done here. आज 5th of May Friday we are here, part 3 कर रहे हैं. Already part 1 and part 2 we have done. इसके बाद यानी कि कल 6 तारीख शनिवार we are going to discuss these two, सैटरडे एंड संडे को। सो ये सैटरडे एंड संडे वीकेंड विद मी, बुक योर वीकेंड विद मी। सो इट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर मैं पहले लेके आ रहा हूं, इसके बाद शिफ्ट 1 का हम करेंगे, राइट। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव दिस शेड्यूल, एंड इस सेशन के बाद मैं ये पीपीटी जो है आप सबके साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। सो दिस इज द टेलीग्राम लिंक, ऑल ऑफ यू कैन सी बायजूस एग्जाम प्रेप अंडरस्कोर अमित अंडरस्कोर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ये वाला पीपीटी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, तो यू कैन टेक इट एंड यू कैन इन फॉर योर परयूजल यू कैन यूज इट। चलिए, सो पहला क्वेश्चन आज देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन, अरेंज द कंट्रीज बेस्ड ऑन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वैल्यू, इट इज नॉट द रैंक। इन 2019, तो 2022 में, ये 2019 का हमसे पूछ रहे हैं बिकॉज 21-22 का डेटा आया था, लेकिन इनके इससे पहले जो था वो 19 का डेटा था। अब यहां पे देखिए, नॉर्वे, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, नेपाल। और यही चीज जब भी ये पेड सेशन में मैंने बताया है, या फ्री में भी जब भी मैंने ये फ्री सेशन में भी बताया है, तो ऑलवेज मेरा एक ही पॉइंट था कि इंडिया के साथ जो एशिया में है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनका तो याद होना ही चाहिए। अब वही देखिए यहां से आ गया। सो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, नेपाल, ये अगर पता है तो नॉर्वे हमेशा फर्स्ट या सेकंड में रहता है। सो क्वाइट इजी फॉर यू, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू, क्वेश्चन में कैच क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम से घटते क्रम में जाएंगे। ऑब्वियसली जिसका रैंक सबसे ज्यादा है वो पहले आएगा और वैल्यू भी उसकी सबसे ज्यादा होगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। यस, चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ। एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर, क्या होगा? वाइल्ड गेस, मेक अ वाइल्ड गेस। सबसे पहले कौन सा आएगा? इट इज द नॉर्वे, जिसका सबसे पहले था, इट इज 0.957। सो नॉर्वे इज 0.957, राइट। इंडिया का नॉर्मली वही रहता है 0.645 के करीब। सो वी कैन मेक श्योर कि ये वही रेशियो में चल रहा है, तो 0.645। चाइना इंडिया से थोड़ा सा आगे रहता है, जरूर तकरीबन 70। ये मेरी गट फीलिंग पे चल रहा हूं मैं, बिकॉज मुझे भी सही से पूरा डेटा याद नहीं है। तो चाइना का समवेयर 7675 के करीब था। बांग्लादेश 763, जिसको 76 करते हैं, बांग्लादेश 0.63, राइट। इंडिया से वो थोड़ा सा पहले बेकार पोजीशन में था, राइट, और अब वो बेटर पोजीशन में है। तो प्रेजेंटली अगर आप काउंट करेंगे तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो वैल्यू है वो है 0.661, 0.661, एंड इंडिया का जो काउंट है, वैल्यू है, दैट इज 0.633। सो 2019 में बांग्लादेश हमसे नीचे था और इंडिया बांग्लादेश से ऑब्वियसली ऊपर होगा। लेकिन 2021 में, 21-22 में हुआ क्या? सिचुएशन उल्टा हो गया है, बांग्लादेश हमसे ऊपर चला गया है और इंडिया उससे नीचे आ गया है। बांग्लादेश का स्कोर जैसे मैंने बताया 0.661, 129 था, एंड इंडिया का था 120, 132, राइट। सो नेपाल इज अगेन इंडिया से नीचे ही है, ये 0.60 के करीब ये जाएगा, 60 के करीब। सो अकॉर्डिंगली वी कैन चेक इट आउट। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो वैल्यू के हिसाब से करना है तो ए आ गया सबसे पहले, फॉलोड बाय चाइना, यहां पे डी, ए डी। उसके बाद क्या गया? उसके बाद बांग्लादेश 63, राइट। तो इसके बाद 63 आ गया। सो दिस विल बी बी, फॉलोड बाय सी, दैट इज इंडिया, एंड फाइनली वी हैव नेपाल। सो ये आ गया नॉर्वे, डी आ गया चाइना, बी आ गया, दिस बी इज बांग्लादेश, सी इज इंडिया,
एंड ई इज नेपाल। सो ये सीन आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर आना चाहिए ए डी बी सी ई, ए डी बी सी ई। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। यस, मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं, और वी कैन टेक इट टू दिस पार्ट। यू कैन सी नॉर्वे 0.957, चाइना 0.961, इंडिया 0.645, बांग्लादेश 0.632, नेपाल 0.62। मैं ऑलमोस्ट सबके सेकंड डिजिट तक सही गया था। और ये है 2021 में एचडीआई की वैल्यू। दीज आर नॉट द रैंक, दीज आर द वैल्यू। और जो यहां पे चेंज हुआ है वो यही है, देखिए नॉर्वे का बढ़ गया, चाइना का भी मार्जिनली अप हुआ है, इंडिया का अच्छा खासा गिर गया, बांग्लादेश का बहुत अच्छा बढ़ा है, नेपाल इज मोर और लेस सेम, राइट। सो यहां से आप रैंक्स देख सकते हैं। आई होप ये पीपीटी जब आपको मिल जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक योर ओन लाइब्रेरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Endogenous growth theories examines the production function that shows increasing return. Definitely yes. इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, इसका कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे ग्रोथ पैरामीटर्स हैं या सारे सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, दोज आर विद इन द इकोनॉमी। वो बाहर से नहीं होता, जैसे सोलो ने बोला है कि वो बाहर से डिसाइड होता है। इट इज एक्सोजीनियस, इट इज एक्सोजीनियस टू द मॉडल। एंडोजीनियस के हिसाब से द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इज विद इन द सिस्टम। और एक और चीज जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलो के केस में अगर आप कैपिटल एंड लेबर को इंडिविजुअली बढ़ाओगे, इंडिविजुअली, दैट्स व्हाट द पॉइंट, सो वहां से आपको जो ग्रोथ मिलेगा दैट विल बी डिमिनिशिंग ग्रोथ। लेकिन अगर टुगेदर बढ़ाएंगे तो आपको कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेगा। एंडोजीनियस में ये था कि कैपिटल लेबर अलग अलग तो है नहीं, एक साथ है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये पहली चीज ये बोलता है कि हम ये नहीं बोलते कि ये डिक्रीजिंग कब होगा, तो इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सो ए के मॉडल भी ले लीजिए, वहां पे भी इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो बहुत सारे हैं, रोमर, मेंकी, विलर, देन यू हैव लूकस, सॉरी रोमर है, मेंकी है, विल है। ए के मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ देम, लर्निंग बाय डूइंग एरो का है, राइट, लेविंस्की एंड सेसिंस्की का भी है। सो उन सब का बेसिक पॉइंट ये है कि डिमिनिशिंग नहीं होता है इसके अंदर, इट इज शोइंग द इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। सो पहला पॉइंट तो ये सही हो गया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन एंडोजीनियस ग्रोथ इज ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय वाचिंग, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, रोमर का है, मेंकी का है। So this is fine. So I will go with A is correct and R is correct, and R is a correct explanation of A. So for me, both A and R are correct. R is a correct explanation. I hope this point is clear. And थोड़ा सा अगर हो सके तो इसको if you can just थोड़ा सा बड़ा करके अगर देख सके, हाँ, रॉबसन इज देयर, किंग इज देयर, यस, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखें, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आई कैन नॉट एकोमोडेट हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर। उसके बाद कुछ स्टूडेंट मैंने देखा, उन्होंने कमेंट लिखा कि सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। देखिए हिंदी इंग्लिश में एक साथ लेके आऊंगा तो कहीं ना कहीं स्लाइड में क्वेश्चंस की लेंथ देखिए, क्वेश्चंस की लेंथ देखेगा, ये बड़ा लगता है क्वेश्चंस की लेंथ, राइट। सो you all have the question papers right with you. You can download it from the NTA website, or you can take it from the from Byju's exam prep app पे भी मिलेगा आपको। तो मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का है, आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। सो it is A and R, both are correct, and R is a correct explanation. This is the paid notes that I've given you here, the snippets from the paid notes. Endogenous growth, this is the growth model, not influenced by the exogenous factors such as technology and population. So Romer, Lucas, सोलो मॉडल में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल एंड लेबर था इंडिविजुअली, एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था टुगेदर। सो एंडोजिनस मॉडल जो है वो स्टेव ऑफ करता है, डिमिनिशिंग नहीं होगा दोस्त, राइट। स्टेव ऑफ का मतलब ये बताता है कि इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इट इज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सिंपल ए के मॉडल में जाएंगे तो वहां पे कांस्टेंट रिटर्न्स है, बिकॉज ए के इज इक्वल टू वाई। सो यहां पे कांस्टेंट है सिंपल ए के मॉडल। ए के मॉडल इज नॉट एंडोजीनियस, और इसको सिनोनिमस मत समझना। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें से सबसे सिंपलेस्ट जो है वो है ए के मॉडल। ए के मॉडल ने कांस्टेंट रिटर्न्स के बारे में बात किया यहां पे, राइट। सो यू कैन सी लेवेहरी एंड सेशन की, इन लोगों ने बोला था स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द एनहांस नॉलेज। इनके हिसाब से नॉलेज इज अ पब्लिक गुड जिसमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगा, एंड यू कैन सी हियर दैट इट्स अ पब्लिक गुड, यस, द लास्ट पार्ट यहां पे है, एंड इट इज ड्यू टू द लर्निंग बाय डूइंग एंड इज ईच फर्म्स इन्वेस्टमेंट। सो हेंस
I have proved my point. A and R both are correct, and R is the correct explanation. It is because of the लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट की ह्यूमन कैपिटल ग्रो करता है और इसीलिए ग्रोथ फैक्टर्स में यू हैव द इंक्रीज इन रिटर्न्स. एनीवे, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर. अगेन ये चीज हमने किया हुआ है. डब्ल्यूटीओ के डिफरेंट राउंड्स हैं, तो टोक्यो राउंड, यूरोगे राउंड, मार्च वाला पेपर 2023 का, मार्च वाला पेपर. रूबी जी कितने कब क्लास अटेंड किया आपने, अभी या पहले? आप स्टार्टिंग के में देख लेना, मैंने वहां पे बता रखा है कि कब मैं करने वाला हूं. सुना था आपने वो? आई मीन जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन. रूबी जी आपने सुना था जब मैंने पहला क्लास इसका क्लास शुरू किया था, अभी 9:01 पे? नहीं सुना था? एक बार दोबारा सुन लीजिएगा. आई डोंट वांट टू से दैट अगेन. टोक्यो, यूरोगे, एनएससी राउंड और डिलों ऑन टॉर्के. थोड़ा सा याद करना पड़ेगा मुझे भी कि पहले क्या क्या हुआ था. टोक्यो, ओके. सबसे पहले लेट मी जस्ट रिकॉल द ईयर्स. ओके, दिस इज बेसिकली, थोड़ा सा हेल्प करो दोस्तों मुझे, यहाँ पे ईयर मैं थोड़ा भूल रहा हूं. आई थिंक द फर्स्ट वन विल बी, ओके, यस, ये वाला होने के पूरे चांसेस हैं. पहला वाला आएगा, पहला था 1947 जिनेवा, 1949 एनएनसी, 51 टॉर्के, 51 टॉर्के. तो पहले यहाँ पे टॉर्के में लिख देते हैं 51. लेट मी जस्ट पुट 51, 1951. और यहाँ पे इसके बाद वाज बेसिकली जिनेवा, 1956 में था, 47 में भी था. जिनेवा इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन. तो जिनेवा 1947 में भी था, 56 में भी था. ओके, नेक्स्ट, इसके बाद दोबारा जिनेवा में हुआ, फिर जिनेवा में हुआ डिलों था. जिनेवा में डिलों में था, डिलो राउंड था वो, 1960-61 था वो. सो डिलो राउंड इज हेयर, सो इट इज 1960-61. एनएनसी राउंड जो था दैट वाज 1949. एनएनसी राउंड 1949. यूरोगे राउंड वाज द लेटेस्ट वन, 86-94. Tokyo round was basically 1973-79, right? 1973-79. ओके, तो ये हो गया ओल्डेस्ट से पहले में जाएंगे. सो सबसे पहले आ गया आपका टॉर्के, फिर नहीं, टॉर्के से पहले एक और है, एनएनसी है. सो लेट मी पुट दैट, एनएनसी, टॉर्के. सो दिस गॉन, और कौन सा रहता है, 86-60-61. सो इट इज द डिलॉन राउंड, देन Dillon round, then you have Tokyo, then you have Tokyo, and then you have the Eurogame round. ठीक है, Eurogame round. So NNC is C, Tokyo is E, Dillon is D, Tokyo is A, and Eurogame is B. So C E D A B, C E D A B. आप एक चीज नोटिस करना, ऑल ऑफ यू शुड नोट वन थिंग. मैं सीधा जंप नहीं किया, मैंने उसको पहले लिखा, लिख के उसको अरेंज किया इस हिसाब से, राइट. इसके बाद मैंने ऑप्शन के बगल में लिखा और उसके बाद मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूं. सो कैन यू सी द नंबर ऑफ राउंड्स दैट आई एम डूइंग इट. इस बात को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बिकॉज इसी वजह से क्वेश्चंस अगर मैं कर भी लेता हूं तो पहला जो राउंड मैंने किया, इस राउंड को जो मैंने किया, इसको मैं कहता हूं देख के चीटिंग करना. यानी कि मैंने पहले अपने दिमाग से यहां पे उतारा, यहां से मैंने फिर जो क्वेश्चन में मुझे बोला उसको मैंने लिखा, और यहां से फिर मैं ऑप्शन के क्लोजेस्ट गया ताकि मैं यहां पे गलती ना करूं. मेरे पास अगर सीई डी ए बी है तो मैं सिर्फ इसी को ढूंढ रहा हूं. मैं सीई डी बी ए को नहीं ढूंढ रहा, मैं ई सी ए डी बी को नहीं ढूंढ रहा, मैं ई सी डी ए बी को नहीं ढूंढ रहा. तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है. दोज हु कैन फॉलो दैट बढ़िया रहेगा. जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता रहा हूं, इफ यू कैन जस्ट कैन एबल टू कैच इट अप, राइट. सो मेरा तरीका यह है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, राइट. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट. सो आंसर इज, it is B, 1974. 1974, option ID 1974 is the option, right. So you can see 1947, 49, 51, 56, 60, 61, 64, 67, 70, 73,
8694. So you have the options here, you can just match it. थोड़ा थोड़ा मैंने ये भी देने की कोशिश किया कि क्या क्या इसमें कवर हुआ था. टैरिफ एंड एंटी डंपिंग मेजर्स, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स, इसमें यूरो के राउंड सबसे बड़ा था जहां पे WTO का क्रिएशन हुआ था. कंट्रीज मेंबर्स आप देख सकते हैं 23, 13, 28, 38. और जिनेवा राउंड, बेसिकली जिनेवा में ये हुआ था. डिलो राउंड, केनेडी राउंड, टोक्यो राउंड, यूरो के राउंड, ऑल ऑफ देम. मच यू कैन गेट फ्रॉम दिस सोर्स. इस सोर्स को क्लिक कीजिएगा, यू विल फाइंड द मोर इंपॉर्टेंट ये चीज, और इसके अलावा और भी चीजें मिलेंगी. लास्ट वन इज द दोहा राउंड, जो कि 2001 से चल रहा है, तो वो अभी भी इंटैक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी. अब सस्टेनेबिलिटी का क्या क्या इसमें प्राइमरी गोल्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, राइट. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. इसके साथ अगर वाटर, सैनिटेशन आता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये दोनों ही सही है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोमोटिंग जॉब्स, राइट. इकोनॉमिक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलप इकोनॉमीज, ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारे के सारे मेरे ख्याल से ये सारे आंसर्स हैं. तो ABCD शुड बी द आंसर. CED नहीं है इसमें, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए. सो इट शुड बी D. As per me, the best of my knowledge, this should be the answer. Right, all of them. Okay. Next, let's move to the next question. Yes, it is D, and you can see the answers here. Okay, provide the chronology order of different schemes in India. अब ये आता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना. तो दिस इज 2014. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. उज्ज्वला was basically May 16. उज्ज्वला was May 16, 2016. अटल पेंशन योजना मई 2015. ये सारा एक साथ शुरू हुआ था. ये अटल पेंशन योजना, PM जन औषधि योजना, ये जुलाई में था. कहा गया जन औषधि योजना, राइट. तो ये मैंने यहाँ पे जन धन में क्यों डाल दिया, यहाँ पे जन औषधि है. ओके, तो मैंने एक छोटा गलती किया, ये 2014 नहीं है. जन धन योजना इज 2014, right. And जन औषधि योजना, it was somewhere in जुलाई 2015. मई 16, ये सही है. आयुष्मान भारत योजना 2018 लेटेस्ट है ये. सो एक बार देख लेते हैं. लेट मी जस्ट सी दैट. जन औषधि जुलाई 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2016, ठीक है. मई में ये हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, फाइन. दिस इज 15, 16. क्या करना है, प्रोवाइड द क्रोनोलॉजी. अच्छा ठीक है, जैसे चला वैसे आ जाएगा यहाँ पे. सो इट इज D फर्स्ट. D ये हो गया. देन इट इज मे आ रहा है यहाँ पे, सो इट इज C. देन इट इज A. देन इट इज B. एंड देन इट इज E. सो DCABE. 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 दिस इज ऑप्शन, राइट. सो यस, लेट्स सी, यही आंसर है. यस, इट इज D. प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, अटल पेंशन मई 2015, औषधि योजना जुलाई 2015, मई 2016, एंड अटल आयुष्मान भारत योजना 2018. सो नाउ यू कैन मैच इट. इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. ओके, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं. आई हैव रिसेंटली डन इट इन द पेड सेशन. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं. अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको हेल्प करता हूं इस केस में. There are two types of Hessian matrix, right? So there are two cases for Hessian matrix. So पहला केस जो है, that is the first case where we use it for unconstrained case, right? Unconstrained मतलब सिर्फ आपको यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है. सपोज यूटिलिटी फंक्शन x एंड y दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, बजट लाइन नहीं दे रखा. सेकेंड केस है जहां पे आपके पास कॉन्स्टेंट केस है. That is constant case basically where you have utility as a function of x and y and m is a function of m is a pxx plus pyy. ये एक सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि इस कांस्टेंट के तहत में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है. जो पहला वाला केस है, दिस इज सिंपल हेसियन मैट्रिक्स केस, जहां पे आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, fxx, fxy, fyx, fyy, वो निकालते हैं आप. और कांस्टेंट वाले में आप बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स यूज करते हैं. सो दिस इज द केस वेयर यू गो फॉर बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स.
बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स, व्हाई वी से इट इज अ बॉर्डर्ड, बिकॉज ये कुछ इस टाइप का होता है, G0, GX, GY, GX, GY और FXX, FXY, FYX एंड FYY, ये होता है। अब यहां पे मुझे कैसे पता चला कि कौन सा क्वेश्चन है? दो तरीके से मैं समझ सकता हूं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज गिवन टू अस, देख रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है कॉन्स्ट्रेंट पार्ट, यानी कि जहां पे आप लेग्रेंजियन बिठा के काम करेंगे इसको। दूसरा पॉइंट इज यू हैव द बॉर्डर्ड हेजियन। सो अनकॉन्स्टेंट जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं H, H1, H2, H3। जब कांस्टेंट आ जाता है तो हम वहां पे लिखते हैं बॉर्डर्ड H2, H3 लाइक दिस। वी स्टार्ट विद द बॉर्डर्ड, और यहां पे H1 नहीं है, सो इफ यू सी, बिकॉज H1 इज ऑलवेज जीरो हियर, सो H2, H3 ऐसे लिखेंगे इसको। सो दो केसेस है यहां पे। सिंपल केस, सिंपल हेजियन मैट्रिक्स वहां पे यूज करेंगे जहां पे कांस्टेंट नहीं दे रखा। बॉर्डर्ड हेजियन हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपके पास कांस्टेंट दे रखा है। So accordingly, let me just give you the more understanding for this. In context of bordered Hessian matrix, यानी कि जहां पे you have the constraint given, suppose the budget line is given, तो वहां पे आपका कंडीशन हो जाएगा मैक्सिमम का H2 should be greater than 0 and H3 should be less than 0. This is for the maxima, and for minima H2 is less than 0 and H3 is less than 0. So यहां पे sign is same sign. यहां पे ऑल्टरनेट साइन चलेगा। अगर इसी को आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द फ्रॉम द सेम नोट्स, सेकंड लेक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यू कैन सी हियर आई हैव मेंशनड इट एज अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो वी डोंट हैव एनी कॉन्स्ट्रेंट हियर। सो इस केस में वी हैव मैक्सिमम के लिए वी हैव H1 लेस देन 0, H2 ग्रेटर देन 0, H3 लेस देन 0। सो इफ यू सी दिस, ये पोर्शन, this, and for minima what you have is greater than 0, greater than 0, greater than 0, यहां पे it is less than 0। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जो अभी तक आप में से जितने भी स्टूडेंट मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्वाइन किए हैं अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो वहां पे व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन से हमने उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है। For bordered Hessian, you can follow the same entire thing, but वहां पे क्या होगा? You will have a lambda part. So ऐसा z बैठेगा, फिर वहां पे you have the objective function plus lambda, then you have the subjective function, right? इस तरीके से होगा, और constant पहले आएगा, that is m minus p x x minus p y y, इस तरीके से करके we can go for it। और the same मतलब is the same thing, that is gx is the first order derivative, then gy is the first order derivative, partial derivative with respect to y, fxx again the same thing, it is the डायरेक्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर ऑफ द डायरेक्ट डेरिवेटिव, एंड एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, दीज आर द क्रॉस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दैट वी हैव टू टेक। बाकी पूरा सही है, इसको जस्ट एक बार यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। सो अगर इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हेजियन मैट्रिक्स कहां लगता है, सिंपल हेजियन मैट्रिक्स लगेगा जहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है। बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स लगेगा जहां पे आपके पास कांस्टेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट, फॉर मैक्सिमा द बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स द सेकंड ऑर्डर, दैट इज द H2 should be greater than 0, H3 should be less than 0, likewise it will go on alternative sign। for minima it is the negative and it will remain same forever। similarly अगर आप सिंपल प्लेन हेजियन मैट्रिक्स यूज करते हैं जहां पे ऑन कांस्टेंट पार्ट है, वहां पे एवरीथिंग विल बी ग्रेटर देन 0 एंड H1, H2, H3 ऑल्टरनेटिव साइन में चलते रहेंगे। I hope this point is now clear to everyone. Most confusion was there. Yes, so now this should be clear. Is that clear to all of you? Let me just see the answers. Yes, 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 no, no, no. नहीं, clear नहीं है. Waiting. Yet to receive the answer. Okay. चलिए, so let's move to the next part now. ओके ये क्या दे रखा है? ओके दिस इज द हिंदी वर्जन। हियर इज गिवन द सेक्स रेशियो फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर 2011। ओके द लास्ट सेंसस। गुजरात 942, बिल्कुल गलत है ये। मध्य प्रदेश 931, ठीक है। उड़ीसा 979, आई थिंक। तमिलनाडु इज फाइन। हरियाणा इज गलत, 862 हरियाणा में नहीं है। इट इज 862 इज नॉट हरियाणा। Let me recall it. Haryana was somewhere
879, हरियाणा समवेयर 879। गुजरात का नंबर क्या था? गुजरात वॉज समवेयर 919, राइट? गुजरात वॉज 919, 918, 919, 919, ये सही है। उड़ीसा इज राइट, तमिलनाडु, उड़ीसा का 979 ही था। जस्ट लेट मी रिकॉल, आई एम नॉट, डेटा मुझे इतना अच्छी तरह याद है। 2011 का सेंसेक्स है और सारे के सारे तकरीबन यू हैव 35 स्टेट्स एंड यूटीज जिसका पूरा आएगा। उड़ीसा में गड़बड़ लग रही है मुझे, 79 78 के करीब तो नहीं था। अगर इफ इट इज टू शॉर्ट देन आई कैन नॉट से। ओके, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, 979 ही होना चाहिए। नाउ लेट मी टेक द हेल्प ऑफ द दिस। सो ए एंड ई तो कंप्लीटली गलत है, राइट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? सो ए एंड ई आई एम श्योर कि गलत है। तो बाकी क्या रहा हमारे पास? बी सी डी। अब देखते हैं, लेट्स चीज द आंसर। बी सी डी इज देयर, सी डी इज ऑल्सो देयर। सी डी है तो यानी कि मेरा ठीक है। सो इट इज बी सी डी दैट इज करेक्ट। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? मुझे उड़ीसा का नंबर 979 है या 978 है या 980 है, मुझे वो सही से याद नहीं है। सो I'm little doubtful on C, but I'm sure about B and D. So B and D यहां पे ही आ रहा है, एक ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इतना तो लक ने भी साथ दे देगा, राइट? सो बी सी डी इज द आंसर। आई थिंक मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। बट लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्या था? गुजरात का कितना था? उड़ीसा का कितना था? उड़ीसा 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 तमिलनाडु, उड़ीसा, ये ना उड़ीसा 972। ओके, 2001 का है। ओके, 979, दिस इज 2011। यस, आई वाज राइट। इतना तो क्लोज क्लोज पहुंच गया था मैं, राइट? बाकी हरियाणा का 879 ही है। देख लेते हैं एक बार। हरियाणा 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 हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा गेरा, इट इज 879। ठीक है, आई वाज राइट, 879 ही लिखा है। हाँ, एंड गुजरात कितना है? गुजरात 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 यहाँ पे है, गिरा 919। ओ माय गॉड, ब्रावो, मैंने सही लिखा है। इट इज राइट। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये आपको सेक्स रेशियो बता देगा डिफरेंट केसेस पे। हाँ, यू कैन सी दिस। ओके, फाइन, चलो आगे, लेट्स मूव। विथ रेफरेंस टू द व्यूज ऑफ द क्लासिकल ऑन द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब जो सरकार ने लोन लिया है, राइट? गवर्नमेंट बोरोइंग्स, बेसिकली जो गवर्नमेंट उधार ले रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें करेक्ट ढूंढना है। फ्यूचर फाइनेंसिंग गेट्स मोर ट्रबल सम ड्यू टू पब्लिक डेट। देखिए, ऑब्वियसली जब आप एज ए सरकार आज, और ये वाला ना वो वाला केस है बुचानन पीगू रिकार्डो थीसिस, वो वाला केस है जहां पे इंटरजेशनल जनरेशनल इक्विटी होता है। सो जैसे ही आज की डेट में गवर्नमेंट बोरोइंग होती है, तो हमेशा याद रखना जितने भी क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो पीगू हो, चाहे वो रिकार्डो हो, चाहे वो बुचानन हो, उन दोनों ने ही एक ही बात बोला है कि टैक्स द प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन नहीं जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरजेनरेशनल इक्विटी। सो फ्यूचर फाइनेंसिंग गेट्स सम ट्रबलसम ड्यू टू दिस पार्ट। दिस इज करेक्ट, बिकॉज बाद में अगर आपने बोरिंग किया है, आज की सरकार अगर बोरिंग लेती है, उधार लेती है, तो 20 साल 25 साल के बाद सरकार को पैसा लौटाना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट। सो डेफिसिट हो सकता है उस टाइम पे फिर वो टैक्स लगाएंगे फ्यूचर जनरेशन पे। दिस इज करेक्ट। पब्लिक डेट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्टिव प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, राइट? बिकॉज पब्लिक डेट क्या है, हम जैसे गवर्नमेंट ने हमसे बोरिंग मांगा है, तो गवर्नमेंट बोरिंग जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क फ्री है। अगर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट एज सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स बोलता है कि 99% लोग जो है वो रिस्क एवर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर रिस्क एवर्स। सो इस जगह पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट बोरिंग आता है तो लोग उस पे ज्यादा करेंगे रादर देन गोइंग फॉर द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट फर्म्स को पैसा देने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो राइट। इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्टिव प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। क्राउडिंग आउट इसी का नाम है, राइट?
इंक्रीजिंग पब्लिक डेट लीड्स टू करेंसी डेप्रिसिएशन एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन तो होगा, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं है इसके साथ, बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट बोरिंग. सो नो, वी डोंट नो गवर्नमेंट बोरिंग से वो एक्सपेंडिचर कर रहा है या क्या कर रहा है. Debt financing requires fund for the interest payment and amortization. This is the same thing. Double burden on the exchequer. Exchequer का मतलब है राज्य कोष, right? या खजाने पे. So this is fine. ये A point and D point are same. Public debt leads to the productive activities. Now we actually don't know कि इससे productive activities होगा कि नहीं होगा, right? इट मे नॉट, क्योंकि कई कंट्रीज में ऐसा देखा गया है कि सपोज उन कंट्रीज में अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी हुआ है, या दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर बंच ऑफ कैपिटलिस्ट, ऐसा भी हो सकता है. सो इट इज नॉट एसेंशियली दिस इज करेक्ट. क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत था. एक थ्योरी आपको याद होगी, निस्कानन मॉडल, द लेविंथियन हु विल चेंज द मॉन्स्टर, राइट? सो वो वाला केस याद रखना कि हु विल चेंज द मॉन्स्टर, कि गवर्नमेंट भी तो एक मोनोपोली है. कल को अगर गवर्नमेंट के दिमाग में आ जाए कि नहीं मेरे को टोटल टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करेंगे? दैट्स व्हाट द पॉइंट. सो आई विल गो विद ए बी डी, ए ई बी, ए बी डी. इट शुड बी डी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट. या नेक्स्ट, a simultaneous equation model is said to be over identified. जब उसमें क्या होगा, you have more than k minus k, it is k minus k is greater than m minus 1. So this is a case of over identified. अगर k minus k is equal to m minus 1, तो this is a case of equal or exact, and if k minus k is less than m minus 1, so this is a case of under unidentified, right? सो यहां पे k का मतलब क्या है? द कैपिटल K का मतलब है द नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स इन द मॉडल इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट. सो जितने भी प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स हैं उनको हम कहेंगे. स्मॉल k का मतलब है द नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशन, उस कंसर्न्ड इक्वेशन में. जैसे होता है ना कि हमें इस इक्वेशन में कितना क्या ये ओवर आइडेंटिफाइड है कि एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है, पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें हमें ये निकालना है. m इज बेसिकली the number of the endogenous variable in the given equation. So in this way you can see this answer. तो let's see कौन सा इसमें से आंसर होगा. मैंने क्वेश्चन तो आपको डिकोड कर दिया. Unique numerical values of the structural parameters can be obtained. No, more than one. This is the answer. More than one, because ये सिंपल सा केस है. जिनको समझ नहीं आया, जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए मैं बता देता हूं. जैसे क्लास 10th में हम लोग करते थे x plus y is equal to 20 and 2x plus 3y is equal to 10. यहां पे आपके पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो दिस इज अ केस ऑफ एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड. x की वैल्यू जो मिलेगी एंड y की जो वैल्यू मिलेगी, दीज विल बी यूनिक. बट अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया कि एक और इक्वेशन देता हूं, सपोज x plus 2y is equal to 15. अब हो गए हमारे पास तीन इक्वेशन और दो वेरिएबल्स, राइट? सो दिस इज हाउ वी गो फॉर. और अगर मान लीजिए यहां पे ये दो हटा दूं तो ये हो गया अंडर अनआइडेंटिफाइड, बिकॉज दो ही ऑप्शन है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. अब क्या निकालोगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन. सो ओवर में ज्यादा होगा. More than one numerical value can be obtained for some of the parameters of the structural equations. So you can have a reading at this. If you want, you can take a screenshot. दो कंडीशन होते हैं. ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है, this is as per the order condition. इसके बाद सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आता है, that is the rank condition, right? उसमें हम rank of the matrix निकाल के काम करते हैं. Okay, next. Net migration refers to. Net migration refers to the overall level of population change resulting from the total migrants and emigrants. ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज, राइट है ये. माइग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स, ठीक है, ये सही लग रहा है सुनने में. आगे चलते हैं. इट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एमिग्रेंट वर्कर्स. वर्कर्स नहीं होंगे, बच्चे भी होंगे, उनके साथ उनके घर वाले भी होंगे. इट इज नॉट ओनली दिस. डू नॉट इंक्लूड रेफ्यूजीज. इंक्लूड रेफ्यूजीज यही आंसर है, बिकॉज लोग जो जाते हैं, इमिग्रेशन एमिग्रेशन दोनों ही आएगा. सो आंसर शुड बी ए इन दिस केस टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. लेट्स सी. यस, इट इज ए. पेड नोट्स में ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन. नेचुरल ग्रोथ जो है दैट इज अ बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एंड एक्चुअल ग्रोथ इज बेसिकली बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, राइट? सो एनीवे, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये वाला जो है दिस इज द बेंथम क्राइटेरिया. ये आज मैं बताना भूल गया था. दिस वाज बेसिकली व्हेन वी हैव द सोशल वेलफेयर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन
यहाँ पे I इज इक्वल टू और H इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे यू हैव यूटिलिटी ऑफ H अल्फा H, राइट. सो दिस इज बेंथमाइट क्राइटेरिया, बेंथम्स क्राइटेरिया, जब आप उसको ऑर्डिनल के हिसाब से चलते हैं. दिस इज समेशन ऑफ दिस. सो U1 अल्फा 1 प्लस U2 अल्फा 2, इस तरीके चलता जाएगा. स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट सो इजी टू गेट. हिट एंड ट्रायल होगा बिकॉज स्पिल ओवर इफेक्ट होगा. जब डिमांड फॉर टी बढ़ेगा तो हो सकता है कि कॉफी की डिमांड कम हो रही है, तो कॉफी के मार्केट में फायरिंग हो रही है लेबर की, लेबर फायर हो रहा है, तो लेबर जो है वो दोबारा टी मार्केट में आ जाए, मे बी पॉसिबल. सो इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड. फीडबैक स्पिल ओवर इफेक्ट लेते हैं. So that is what we say Tentomont. Tentomont का मतलब है hit and trial method. Hit and trial method. Okay. Third degree of this is basically given by Pigou, and the degree of monopoly is the learner's index. जहां पे क्या होता है P minus MC upon P. This is equal to, you have this is a markup, right? So this is equal to L. अगर L की value is equal to 1 and L की value is equal to 0, so L की value if it is 0, then it basically means perfect competition, and L की value is equal to 1, that is the case of monopoly. So यहाँ से आप मैच कर सकते हैं. So this is second, this is 3, this is 1, and this is 4. So 2 1 2 3 1 4, 2 2 2 2 3 1 4. Answer is D. 1924. It's D. Right? Okay, let's move to the next question now. अरे बाप रे, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये मेरा थोड़ा सा बेकार है ये वाला एरिया. इन्वायरमेंटल डिजास्टर, ये पेपर 1 का है. आई थिंक तोशिबा मैम विल बी रादर अ गुड पर्सन टू हेल्प मी आउट हियर. बहुत कम नॉलेज है इसके ऊपर मेरी. भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेनरोबाई एक्सप्लोजन, लंदन स्मोक एपिसोड्स, एक्सॉन वैलिडेज. लेट मी सी कितना मैं कर सकता हूं. लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. सो भोपाल गैस ट्रेजेडी स्टार्ट करते हैं. इट इज बेसिकली 1984, राइट. एंड एक्सप्लोजन जो था दैट वाज बेसिकली चेनोबिल एक्सप्लोजन. 86 होना चाहिए, 86 87, 86 87. बिल एक्सप्लोजन 86 87, नॉट श्योर. लंदन स्मोक एपिसोड सबसे पुराना था ये. 50s, somewhere in 50s, 1950s, right. Exxon Valdez, this was 88, 89. Trimale Island disaster, this was 79 या 80 somewhere. Okay, let's see. सबसे पहले C आना चाहिए, that is London smoke. C, then followed by 84 86, 84 है ना. C आएगा, C के बाद E आएगा. C के बाद E आ गया तो ये चला गया, ये चला गया. बाकी कौन सा? 84, 84 का आ गया 8, फिर आ गया B, ये दोनों भी हो गया. अब आ गया D, 88 89. अगर मैं उस तरह चलूं तो CEABD, CE, अरे वाह, सीधा मैच हो गया. CEABD. मुझे इतना पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 था. लंदन सबसे पुराना था. चेरनोबिल का भी मुझे थोड़ा बहुत याद है, 86 87 नहीं होगा. लेट्स सी द आंसर. क्या है इसका आंसर? इट इज बी. ओ यस, यू कैन हैव इट हियर. 52, मैं 52 पे सही था. 79 80, ओ वेरी क्लोज. इट वाज 79, सो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया 80. भोपाल गैस 84 86, ठीक है. वैसे भी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज अ पेपर 1 एनवायरमेंटल पार्ट, राइट. एनीवे, लीव दिस. The two factors of production, say A and B have the same price. दो factors of production है. So suppose A and B, इन दोनों का price is same price. Two factors of production have the same price. So W upon R. The least cost combination of A and B for producing the given level of output will be achieved at a point where the isocont slope is this. So suppose MRPT or MRTS, margin rate of technical substitution, is equal to LK
it is equal to marginal productivity of labor upon marginal productivity of capital, that is equal to the price of labor upon price of capital. ठीक है, so इस पॉइंट को अगर मैं लूं यहां से, so this is the slope of the isoquant, that is the MPL upon MPK is equal to what is PL? PL and this is same na, so W upon R or the price of A upon price of B, this is same. So ये दोनों same हो जाएगा, मान लीजिए it is 20 upon 20, so it is 1. So the slope of the isoquant is always diminishing returns, right? It is diminishing, so it should be -1, it is not 1, right? अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, बट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ए एंड बी फॉर प्रोड्यूसिंग द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विल बी अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर द आइसोकॉन्ट हैज अ स्लोप इक्वल टू has a slope equal to नहीं has a slope equal to, एक सेकेंड, the two production function says A and B have the same price, ठीक है, तो ये W upon R आ गया, the least cost combination of A and B for producing the given level of output will be achieved at a point where the isoquant slope is equal to 1. This is correct, this is correct, this is correct, this is not correct. अब ये सोचो क्यों हुआ ये. Now let me put this to you notice. MRTS A and B, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज MPA अपॉन MPB, एंड इसका आगे मतलब क्या होगा, दैट इज प्राइस ऑफ A अपॉन प्राइस ऑफ B, ये भी माइनस है. स्लोप ऑफ आइसोक्वांट का मतलब क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, राइट, एंड दिस इज व्हाट द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, right, or producer budget line. So cost line. So अगर slope of this is equal to what, ये माइनस माइनस कट गया, so this is equal to 1, not -1. क्लियर हुआ ये चीज, बहुत स्मॉल लाइन था, यहां पे बहुत स्मॉल लाइन था, थोड़ा सा अगर हम गलती करते तो हम -1 में पहुंच जाते. अगर इस क्वेश्चन में कैसे समझ में आया कि ये -1 नहीं होना चाहिए, The first catch was the least cost combination. Least cost combination का मतलब क्या है, जहां पे your IC is parallel or is tangent to the ISO budget line or budget line or producer budget line. तो इस पॉइंट पे है, तो यानी कि अगर ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन होता द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, तब -1 आता इसका आंसर. बट क्योंकि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में है, यहां पे MRTS LK is equal to प्राइस ऑफ A अपॉन प्राइस ऑफ B, बाय डिफॉल्ट ये माइनस साइन होगा, ये भी माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा एंड वी हैव द प्लस साइन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. बहुत थिन लाइन था, समझ में आया ये, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. अगर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिंपल आइसोक्वांट की बात करते तो ये हो जाता -1, बट सिंस लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, दोनों का स्लोप इक्वल टू होगा, दोनों का माइनस हट जाएगा, तो इट इज द आंसर इज 1, राइट. ओके, सपोज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट इज प्रोड्यूसिंग 800, क्या हुआ, ओके, सपोज the profit maximizing monopolist is producing 800 units of output and is changing a price of 400 per unit. Okay, so it is the producing quantity is 800 units and is charging price of rupees 40, ठीक है, तो this is the AR. If the elasticity of demand for the product is -2, if the elasticity is -2, the marginal cost is equal to what? Okay, last unit निकालना है इसमें से. Okay, learners index हम याद आ गया, P minus MC upon P is equal to 1 upon E, right? So price is 40 minus MC and this is MC निकालना है, this is 40 और यहाँ पे हो गया 1/2, so this is 20, ये आ गया यहाँ पे 40 minus MC is equal to 20, MC is equal to 20, MC is equal to 20.
माइनस साइन नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज माइनस साइन इज बाय डिफॉल्ट, elasticity of demand is by default a minus sign, so elasticity is by default a negative, don't take this negative here. So 20, answer is 20, so it should be D option. That is correct, yes, D. Next, in the context of the transaction demand for money, the square root formula was developed by Tobin, Baumol Tobin. So option 1767 C. Okay. Characteristic of the underdeveloped economy, a low level of technology and the poor human capital. ठीक है. Higher level of GDP and per capita income. आवाज नहीं आ रही है मेरी? Is my voice not clear? Waiting. I'm looking at the chat box. अगर आवाज नहीं आ रही तो बताइए. किसी ने लिखा आवाज नहीं आ रही सर. Okay. All clear? Okay. चलिए, so let's start with this. कहाँ पे थे? हाँ. So underdeveloped economy है तो low level of technology and the poor human capital. This is fine. Higher level of GDP and per capita income. Higher level of GDP तो नहीं होगा. High proportion of labor force engaged in agriculture and low, ये ठीक है. High proportion of the domestic, yes, basic requirement रहेगा. Higher incidence of this. So I think I will be going with A, C, D, E. A, C, D, E. I think I should be going with the option A. Option A. ठीक है. Let's see. The answer is option A. Next. In relation to the consideration of the demographic dividend, there appears to be demographic dualism. Demographic dualism का मतलब है कि पॉपुलेशन में दो करेक्टरिस्टिक्स होना, राइट, दो करेक्टरिस्टिक, दोहरापन होना. सो प्रिसाइजली अगर आप इसको थोड़ा सा देखिए, देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ द डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म. बिकॉज ड्यूलिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ मान लीजिए गांव है, गांव में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस बाय अ वुमेन in urban area is in rural area is more than the average number of children produced or reproduced by a urban woman is lesser than the that of the rural woman. So यहां पे क्या मतलब हुआ, गांव की पॉपुलेशन ज्यादा, शहर की पॉपुलेशन ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ एक्यूट प्रेशर जो कि रूरल एरिया में लग रहा है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज की डिमांड, ज्यादा खाना, हैंड टू माउथ ज्यादा लोगों को चाहिए, मोर डिमांड फॉर हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर, नेसेसिटी, ये सारी चीजें हुई. तो इसका मतलब है देयर आर टू डुअल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, राइट. सो बर्डन जो है, एक तरफ आपके पास आसानी से बर्डन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यू हैव मोर पीपल फॉर दिस. सो इनमें से कौन सा वाला इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय इंडियन स्टेट्स, राइट. सो इन दिस रिगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर. ओके, करेक्ट ऑप्शन देखना है, इनमें से कौन सा दिखाएगा. टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, पर कैपिटा इनकम तो नहीं होगा, अर्बनाइजेशन रेट. अब देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट अपीयर्स टू बी, अच्छा मैंने डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म बता दिया आपको. डिविडेंड का मतलब क्या है, एक तरफ यू हैव द बूमिंग नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन, राइट. 15 अबव 15 to 64 वाले एज ग्रुप में ज्यादा लोग हैं आपके पास ऑन एन एवरेज, राइट. सो टोटल फर्टिलिटी रेट विल बी द फर्स्ट वन, जिसमें अभी आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से इट इज 2.1, राइट. सेक्स रेशियो डज नॉट प्ले अ रोल हियर बिकॉज डेमोग्राफिक डिविडेंड में इट इज द ओनली द नंबर ऑफ यूथ पीपल, इसमें जेंडर का रेशियो नहीं है कि नंबर ऑफ यूथ एंड जेंडर वाइज, तो उसमें सेक्स रेशियो का पॉइंट नहीं आता है. पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू प्ले अ रोल हियर बिकॉज डेमोग्राफिक डिविडेंड में नहीं आएगा ये. अर्बनाइजेशन रेट का मतलब किस रफ्तार में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. सो इट इज बेसिकली द टोटल फर्टिलिटी रेट बिकॉज जो पॉइंट मैंने बताया, द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस बाय द
by a woman in the urban and in the rural areas, उसी पे है, तो अर्बनाइजेशन रेट भी नहीं है, बाकी सब चीजें जो है वो सेकेंडरी है। सो फर्टिलिटी से ही पता चल सकता है इसका आंसर। सो इट शुड बी ओनली ए, नॉट ए एंड बी, नॉट बी एंड सी, नॉट ए बी डी, नहीं, इट इज ओनली ए। फर्टिलिटी रेट से ही पता चलेगा। यस, इट इज ओनली ए, दैट इज व्हाट द ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what does the result of the first empirical test of Heckscher Rolling model by Leontief find? देखिए, तो हेक्सचर रोलिंग मॉडल के हिसाब से कैपिटल endowed or abandoned country should produce and export capital intensive products and import the labor intensive product। तो हेक्सचर रोलिंग के हिसाब से यूएसए बीइंग अ कैपिटल अबेंडेंट कंट्री should export capital intensive products and should import labor intensive product। लियोनटिफ को ये उल्टा मिला था। लियोनटिफ ने बोला, जो लियोनटिफ ने बोला उसको मैं एक ग्रीन कलर से लिखता हूं। लियोनटिफ ने बोला दैट यूएसए जो है इट इज एक्सपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड इट इज इंपोर्टिंग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। सो ये उसको मिला था। दैट इज व्हाई हेक्सचर रोलिंग थ्योरी वाज एम्पिरिकली फाउंड टू बी रॉन्ग। सो यूएस वर एक्सपोर्टिंग लेस कैपिटल इंटेंसिव देन द यूएस इंपोर्ट्स। लेस कैपिटल इंटेंसिव ये हो सकता है, यूएस एक्सपोर्ट्स वर मेनली नहीं, ये तो एचओ थ्योरी को वैल्यू करेगा। यूएस एक्सपोर्ट्स वर मोर ह्यूमन कैपिटल, नहीं, इट इज ए पार्ट only the A part। I will go with this and I proved it why। Okay, different schools of thought in a sequence of their occurrence। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, I think when we were discussing about the points कि कैसे ये होगा। So सबसे पहले it was Physiocrats, right? First of all it was Physiocrats 17th-18th century। Now उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स आए, आफ्टर कार्ल मार्क्स ने कॉइन किया वो वर्ड एंड इट वाज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। देन यू हैव द केन्शियन इकोनॉमिक्स 1929। इसके बाद जो आए दैट वाज द मॉनेटरिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन 1956 के अराउंड करीब वो थे। सो इट विल बी फोर्थ। एंड इसके बाद न्यू केन्शियन इकोनॉमिक्स आया जहां पे वी हैव द स्टिगलर, देन यू हैव आई थिंक क्या नाम था इनका, हिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम, राइट, बट और भी नाम है, जॉर्जरी मैंकी, देन सिसेनकी एंड वेइस, ये सब थे यहाँ पे। तो दिस इज द फिफ्थ वन, स्टिकी प्राइसेस मॉडल, राइट, मेनू कॉस्ट वगैरह इन सब लोगों ने बताया था। सो लेट्स सी, ए सी बी ई एंड डी, ए ई सी बी ई डी, ए सी बी ई डी, हाँ ये वाला है, दैट इज द फिफ्थ ऑप्शन, fourth option, it is D। Okay, match the labor force with the appropriate item among the following। So क्या क्या है इसमें, let's see। total workforce क्या है ये, match the following with the appropriate item, match labor force, labor force के साथ total workforce कैसे आ सकता है, how this is correct, lower workforce ना, नहीं ये नहीं होगा। So what we have, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, यही होगा। वी हैव, सबसे पहले वी हैव द वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसके दो हिस्से होते हैं। ऑन वन साइड वी हैव द लेबर फोर्स, ऑन अदर साइड वी हैव नॉट इन लेबर फोर्स। सो ये है लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स, राइट। देन यू अंडर लेबर फोर्स यू हैव टू पार्ट्स, वन इज एम्प्लॉयड, अनदर वन इज अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। और नॉट इन लेबर फोर्स में यू हैव not looking for jobs या retired people not looking for jobs। I think I have included it। एक सेकंड, मेरे ख्याल से मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, I think अगर नहीं है तो मैं दोबारा बना दूंगा, but I think I have included it। So labor force is basically the employed plus unemployed, ये वाला, right। Let's see, I think I have included, yes it is there। So working age population you have the labor force, you have the not in labor force, employed, unemployed। not in labor force में you have not looking for jobs, retired people। अच्छा ये वाला मैंने किया था YouTube में, आई हैव डन दिस, इफ यू वांट यू कैन रेफर टू दैट। इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में मैंने किया था। आई हैव गिवन यू द पॉइंट्स
कि कैसे इन इंडिया CMIE, दिस गिव्स मी अनदर क्वेश्चन, याद आया मुझे, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज रिसेंटली आस्क्ड, एम्प्लॉयमेंट का डेटा इंडिया में एनुअल वाइज नहीं मिलता है, राइट, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एनएसएसओ राउंड्स, जब भी एनएसएसओ राउंड्स होंगे उसके हिसाब से हमें एम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का. However, we have this organization that is called as CMIE, that is a Center for Monitoring Indian Economy. आप चाहें तो देख सकते हैं इसकी वेबसाइट. ये आपको मंथली बेसिस में आपको एम्प्लॉयमेंट का डेटा देता है, राइट. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, जस्ट थॉट ऑफ sharing this with you. Okay, ये तो सिंपल सा है. Absolute income hypothesis was given by Keynes. Relative income hypothesis was given by Duesenberry. Permanent income was given by Milton Friedman, and life cycle hypothesis was given by Franco Modigliani and Ando and Modigliani, दोनों ही थे इसमें, राइट. सो लेट्स सी क्या होना चाहिए इसका सेकंड. यहाँ पे इसका आंसर होगा थर्ड, यहाँ पे इसका 1, यहाँ पे इसका 4. सो 2 3 1 4, 2 3 2 3 1 4, दिस शुड बी द आंसर. इट इज बी ऑप्शन. या राइट. सी नेक्स्ट, दिस अगेन अ क्वेश्चन जो कि बहुत व्हाट आई कैन से लिटरली हैव टू थिंक अबाउट इट, कि कौन इसमें से नहीं गए थे, राइट. हालांकि ये मेरे ख्याल से सेकंड टाइम क्वेश्चन ये कर रहा हूं, एक बार इसका एनालिसिस भी किया था, तब भी मैंने बताया था. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थिंकर हैड नॉट गॉन अब्रॉड फॉर द स्टडी ऑफ वर्क. सो इट इज बेसिकली आई थिंक दीनदयाल उपाध्याय. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय who has not gone to abroad for study or for work, right. बाकी सब गए थे. सो इसका मैंने लास्ट टाइम एक एक्सप्लेनेशन दिया था, मुझे एक्चुअली पूरा याद था कि कौन कौन कहाँ कहाँ गया था, किसकी मास्टर्स की डिग्री हुई थी. अंबेडकर जी जो है वो इकोनॉमिक्स की डिग्री थी उनकी, राम मनोहर लोहिया, ये सब मैंने पहले बताया था, राइट. एक्चुअली आई फॉरगॉट नाउ. इट इज शुड बी दीनदयाल उपाध्याय. ये मेरा पूरा फ्लुक था. तो यही मैं बोलता हूं कि हर पेपर में ऐसे 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट होगा. तो अगर आप पहले से ही चूजी बन के जाएंगे कि नहीं ये सब्जेक्ट नहीं करूंगा, ये यूनिट में नहीं करूंगा, मैथ्स नहीं आती, ये इकोनोमेट्रिक नहीं आती, इंडियन इकोनॉमी नहीं आता, तो वैसे ही फंस जाओगे. सरप्राइज एलिमेंट विथ इंडियन इकोनॉमी प्लस सम मैथमेटिक्स इज सफिशिएंट इनफ कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा. तो जितना हो सकता है रैंडमनेस को कम करने की कोशिश कीजिए, मेरा यही पॉइंट रहता है हमेशा, राइट. ये अब जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली सी देम, right. I hope all of you can understand what I'm trying to say. Okay, FEMA, तो अभी तो it is clear, it is 1999. MRPT Act, this is basically 1969. Competition Act, it is basically 2002, and FERA, it is 1973, right. So MRPT Act को हटा के Competition Act आया, right, and FERA को हटा के FEMA आया. So you can see कि कैसे इन्होंने क्वेश्चन बना लिया. So it should be it is 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3. This is the answer. I think it should be D here. Yes, it is D. Next, devaluation always correct. क्या है ये? Always correct a chronic balance of payment deficit. It always correct a chronic balance of payment deficit. Not always, right? Because not always, because ये तभी करता है जब पीईडी एक्सपोर्ट प्लस पीईडी इंपोर्ट इज राइट लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, वो वाला केस है. सो उसमें हर जगह पे नहीं करता है. इलास्टिक इलास्टिक इनइलास्टिक इनइलास्टिक इलास्टिक इनइलास्टिक इनइलास्टिक इलास्टिक, राइट. सो इट इज ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन 1, तो उसी केस में होगा. तो दिस इज फॉल्स. An expected devaluation leads to speculative capital outflows from the domestic country. नाउ देखिए, जैसे ही डिवैल्यूएशन होगा, ये लास्ट टाइम भी मैं बता रहा था, पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन कर रहा था, बीपी कर्व नीचे है, राइट. बीपी कर्व यहां पे है, तो दिस इज द पॉइंट वेयर बीपी कर्व इज लेस देन 0, दिस इज द पॉइंट व्हेन बीपी कर्व इज ग्रेटर देन 0, राइट. सो क्योंकि डिवैल्यूएशन हुआ है, सो बीपी कर्व इज लेस देन 0. इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो गया, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, कैपिटल फ्लाइट हो गया, राइट. बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंट्री, सपोज इंडिया में अगर ऐसा हो रहा है, इंडिया की डिवैल्यूएशन हो रही है करेंसी, सो इन दैट केस इंडिया विल नॉट बी नो मोर बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट वेन्यू, बिकॉज बहुत सारा जो है
वो बाहर की तरफ चला जाएगा, बिकॉज बाहर की कंट्रीज ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगी। सो कैपिटल फ्लाइट होगा इंडिया से, तो दिस इज करेक्ट, राइट, बट दिस इज इनकरेक्ट। सो आई विल गो विथ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज राइट। दिस इज इनकरेक्ट, फॉल्स दोनों सही नहीं है, इट इज ट्रू नहीं, ये गलत है, ये सही होना चाहिए, सो इट इज डी शुड बी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। यस, provision of social goods or the process by which the total resource use is divided between the private and social goods, एक second, the provision for social goods or the process by which the total resource, okay ठीक है, is divided between the private and the social goods and by which the mix of social good is chosen is known as allocation function। किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, सोशल गुड कितना लेना है, प्राइवेट गुड कितना लेना है, दैट इज बेसिकली द एलोकेशन। हु परफॉर्म्स दिस, इट इज द गवर्नमेंट, राइट। ओके, हैरी स्कोर इन द स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट ईयर, ये क्या है, ओके, फर्स्ट स्कोर इज 76। ओके, हैरी स्कोर इज दिस, लेट मी जस्ट check it out। एक सेकेंड, सो यू हैव statistics का score is 76, so this is z given, right, this is z, नहीं, it is average score है ना, it is x bar, whereas the class average is, it is 68, right, and the standard deviation is 5। okay, so what we have to do, z score निकालना है, तो z score is x bar minus mu upon sigma, so it is 76 minus 68 upon 5, कितना आया, I have to use a calculator, this is 76 minus 68 divided by 5, 1.6, 1.6, ये आंसर होना चाहिए, राइट, एग्रीड, गलत या सही, ऑल फाइन, यस, सो वी गॉट द आंसर, लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर, करेक्ट, बी 1.6 ही है, हाँ ठीक है, इट इज बी 1.6। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स आर करेक्ट, ए इनवर्स का इनवर्स, बेसिकली ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, दिस इज करेक्ट, उल्टे का उल्टा इज सीधा, राइट। सो इफ यू सी, ये हमने किया हुआ है मैट्रिक्स के केस में, व्हेन यू हैव उल्टे का उल्टा, राइट, वी से दिस एज दिस, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, द रैंक ऑफ n बाय n नॉन सिंगुलर मस्ट बी लेस देन n। सो बेसिकली रैंक का मतलब क्या है कि अगर कोई 3 by 3 है, तो एनी 2 by 2 मैट्रिक्स उसमें से उसका डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट, नहीं एक सेकेंड, but this is correct, right, rank of a must be less than n। The rank of n by n non-singular matrix A will be n non-singular matrix, non-singular matrix यानी कि ये this is this, hmm. This is correct, this is correct, this is must be less than नहीं होना चाहिए, तो it should be equal to n, it should be equal to n, so this is correct, this is not less than, it is equal to n। a ये तो हमने किया था ये क्वेश्चन, this is correct। दिस इज एक कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, यू हैव टू ए बी, अगर इसको मैट्रिक्स लेके कर लेंगे तो हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज द फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज करेक्ट, ए बी, ए प्लस बी एन, दिस इज
एसोसिएटिव एंड उसमें आता है ये, ठीक है। दिस पार्ट इज इनकरेक्ट, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स। जस्ट सी दिस, बट मुझे इतना प्रॉपर्टी याद है, ये तो ठीक है। दिस इज इक्वल टू एन, द रैंक ऑफ एन बाय एन नॉन सिंगुलर 2 by 2 मैट्रिक्स का मस्ट बी लेस देन एन। Am I doing something wrong here? I have to check this point. एक बार थोड़ा सा रुक जाइएगा, I have to check this. जितना मुझे याद है, I have mentioned this 3 by 3 का है तो it should be 2 by 2 का होने से रैंक हो जाना चाहिए, राइट? ये मैंने रैंक कब बताया है? इट इज लेस देन एन। लेस देन एन का मतलब इट कैन बी n-1, इक्वल टू एन नहीं होगा। नॉन सिंगुलर, वहां पे कैश तो नहीं है कहीं, सिंगुलर। ओके, आई विल गेट बैक टू यू विद दिस क्वेश्चन। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, नॉट वेरी श्योर। आई विल प्रोड्यूस यू विद दिस क्वेश्चन, अलग से एक कर लेंगे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। आई थिंक जितना मुझे लगता है कि बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सो अगर मैं बी करेक्ट करता हूं तो ए बी सी डी का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, राइट? वी हैव ए बी सी करेक्ट, बट डी इज ऑल्सो करेक्ट। I have to see this, right? Please give me some time. I will get back to you on this, right? आप सभी कह रहे हैं कि ये सर ये सही है। I will just check it out. Okay, don't worry. इसी के साथ ही I will add one video जहां पे आप इसको देख सकते हैं। So please leave this question to me as of now, and we'll do this after some time. Right? Let me think about it. इसका आंसर क्या दे रखा है? सी दे रखा है। सी कैसे हो सकता है? इस 1 B C A C D, वही बी का ही प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे भी बी का ही था, सी एंड डी तो करेक्ट है, बी में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। आई हैव टू जस्ट चेक इट आउट प्लीज, आई डोंट वांट टू मेक एनी कंफ्यूजन हियर। डिस्कस अबाउट दिस। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आईएसएलएम मॉडल? एलएम शेड्यूल अपवर्ड्स टू राइट, ये ठीक है। एलएम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। एलएम ये रहा, ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट में नहीं, ये गलत हो गया। इट विल शिफ्ट टू द राइट। एलएम गिव्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, ठीक है ये। IS का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, IS का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये नहीं, ये भी गलत है। इट इज द डिक्रीज, जब होगा तब शिफ्ट करेगा लेफ्ट में। IS विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन टैक्सेस आर रिड्यूस, यस ये भी सही है। टैक्सेस आर रिड्यूस तो एक्सपेंशन ही होगा। सो ये करेक्ट है, लेफ्ट वाला गलत हो गया, दिस इज इनकरेक्ट। सी इज करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट, ई इज करेक्ट। सो AC is correct, so this should be the correct answer. Let's see, A should be the correct answer, yes. Oh, great. We are done with this. ठीक है, so I will one question is pending on me, that is this question. I will do this question and इसी playlist में मैं add कर दूंगा. This is pending. Let me think about it. I will hardly take 2-3 minutes more and इसके बाद फिर ये question का मैं आंसर इसी में आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जहां पे I will add this part. But I am not sure. अगर नहीं होता, if this is not the case, then tomorrow, if I am not able to reproduce the video, then tomorrow along with December 2022 के पेपर के साथ इसको मैं डिस्कस कर सकता हूं, राइट? दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन इन टुमारोज लेक्चर सेशन फ्रॉम दिसंबर 2022 का, वहां पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ओके, नॉन सिंगुलर मींस, ओके, अलीशा सेज, एक मिनट मैं देख लेता हूं। अलीशा सेज डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, राइट? नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, सिंगुलर मींस इट इज डिटरमिनेंट इज जीरो। सो रैंक -n-1 ही होना चाहिए, राइट? मेरा भी वही है, बट आई हैव टू सी दिस, राइट? जितना मुझे पता है n इंटू n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसका डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, राइट? एंड A मैट्रिक्स मस्ट बी लेस देन n, ये मुझे लगता है। अभी देखते हैं एक बार। आई थिंक एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एज ऑफ नाउ, विदाउट कंसल्टिंग एनी बुक, B शुड बी करेक्ट, राइट? क्योंकि हम 3x3 का मैट्रिक्स निकालते थे, उसमें से हमें 2 का निकालना होता था, 2 ठीक होता था, राइट? नहीं निकाल सकते, अभी हो सकता है, क्योंकि इफ आई से बी इज इनकरेक्ट, सो फिर मैच कर रहा है आंसर, इन्होंने ऑफिशियल आंसर की सी दे रखा है। अगर मैं कहता हूं कि बी करेक्ट है,
तो फिर यहां फंस गए हम। आई विल जस्ट इवेल्युएट द केसेस टुमारो, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन परफेक्टली, ठीक है। एनी मोर डाउट, कैसा लगा? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो, कल क्या करने वाले हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो? नो आइडिया, ओके। सो कल जो है वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग, लेट मी जस्ट टेक यू टू द दैट स्लाइड। यस, टुमारो 6th में सैटरडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद शिफ्ट 2, और इसी में वो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आई विल इंक्लूड एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दिस, राइट। सो टुमारो शिफ्ट 2 पार्ट 1, और इस सेशन के बाद आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ विद एवरीवन on the telegram channel वो रहा Byju's exam prep _ economics. You can use it for your perusal and we can meet in the next session. Thank you so much, thank you so much for being a part of this. Like जरूर कर लीजिएगा and please inform this to your friends that we are taking these absolutely free. Join करिए मुझे यहाँ पे. That's it. Thank you. Good day.